गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे आईसीएससी 10th का वर्क पावर एनर्जी का फर्स्ट यूनिट। वर्क पावर एनर्जी स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट पार्ट है इस वीडियो का। आज हम डिस्कस करेंगे वर्क के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वर्क क्या होता है, आप क्या समझते हैं वर्क क्या होता है? क्या कोई हम बड़ी देर से पढ़ाई कर रहे हैं तो क्या वो वर्क है? मैं इस बोर्ड को बहुत तेज पुश करता हूँ तो क्या वो वर्क है? वॉल को पुश करता हूँ, क्या वो वर्क है? नहीं। क्यों? क्योंकि कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रही, कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रही। वर्क फिजिक्स में तब माना जाता है जब किसी बॉडी पर फोर्स लगती है और उस फोर्स से डिस्प्लेसमेंट आता है। ओके, एक एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए ये एक बॉल है, मैंने इस पर फोर्स लगाया, मैंने इसको धक्का दिया तो ये डिस्प्लेस हो गई, डिस्प्लेसमेंट हो गई तो वर्क आ गया। तो आपके बुक में सही लाइन लिखी है कि वर्क इज ओनली सेड टू बी डन व्हेन द फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी मेक्स द बॉडी मूव, दैट इज देयर इज अ डिस्प्लेसमेंट इन द बॉडी। ठीक, वर्क होता क्या है फिजिक्स में, क्लियर हो गया? वेरी गुड। अब इसकी फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। छोटी क्लासेस में पढ़ा है आपने, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट छोटी क्लासेस में पढ़ा है। तो इस हिसाब से वर्क दो चीजों पे डिपेंड करता है, एक तो हो गई फोर्स और एक हो गई डिस्प्लेसमेंट। क्या हम पढ़ाई करते हुए फोर्स लगाते हैं? क्या हम पढ़ाई करते हैं डिस्प्लेसमेंट लाते हैं? नहीं लाते, इसीलिए इसे वर्क नहीं माना जाता। ओके, रीजन क्लियर हुआ क्यों नहीं मानते उसे फोर्स? ठीक है, तो फोर्स का फॉर्मूला होता है वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि वर्क दो चीजों पर डिपेंड करता है, एक तो फोर्स कितनी लग रही है और दूसरा डिस्प्लेसमेंट कितना आ रहा है बॉडी में। ठीक है, फॉर्मूला क्लियर है। लेकिन ये आपको छोटी क्लास में पढ़ाया गया था, आपको 10th में रियल फॉर्मूला है वर्क का, और वो फॉर्मूला क्या है? वर्क इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। एफ एस तक ठीक है, लेकिन कॉस थीटा ऐड हो गया। अबे कॉस थीटा क्या है? ये कॉस थीटा है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल, और उसी का हमने थीटा इसमें मल्टीप्लाई करना। समझ आया? वर्क का फॉर्मूला है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, छोटी क्लासेस में पढ़ा, लेकिन 10th में एक और चीज ऐड हुई, कॉस थीटा। ठीक है, 10th में आपको फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट नहीं पढ़ना, आपको फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस थीटा पढ़ना है। लेकिन एक ऐसी कंडीशन भी है जब आपको फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ही पढ़ना होगा, आपको सिर्फ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ही लगाना होगा, वो मैं आपको बताऊंगा, अभी शॉर्टली बताऊंगा। तो आपको पता चल गया वर्क किसे कहते हैं फिजिक्स में। वर्क का फॉर्मूला क्या है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क दो चीजों पर डिपेंड करता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अगर आपको डिफाइन आएगी वर्क की तो आप क्या लिखेंगे? इट इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स अप्लाइड एंड द डिस्प्लेसमेंट इन द बॉडी। डिस्प्लेसमेंट कितनी आई बॉडी में और फोर्स कितनी अप्लाई हो रही है, उन चीजों का प्रोडक्ट है वर्क। ओके, अब आती है बात कि वर्क कितने प्रकार के होते हैं। वर्क का फॉर्मूला, वर्क होता क्या है, और वर्क की यूनिट्स की बात कर लेते हैं। चलो, वर्क होता क्या होता है? F इंटू एस। F इंटू एस छोटी क्लासेस में पढ़ा है। फोर्स की यूनिट न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट की ऐसा यूनिट मीटर। ऐसा ही सिस्टम में बात करते हैं, ऐसा सिस्टम में तो न्यूटन मीटर आ गया। लेकिन न्यूटन मीटर हम नहीं लिखते, हम लिखते हैं जूल, क्योंकि न्यूटन मीटर इज इक्वल टू जूल। और न्यूटन मीटर हम एक और वजह से नहीं लिखते, क्योंकि वो हमेशा वेक्टर क्वांटिटी के साथ लिखता है, और वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी कौन सी थी? टॉर्क था। फोर्स में पढ़ा है, फोर्स की वीडियोस देखो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए उसके साथ न्यूटन मीटर लगता था। न्यूटन मीटर हमेशा वेक्टर के साथ लगता है, और जूल हमेशा स्केलर के साथ लगता है, इसलिए हम जूल लिखेंगे। ये तो हो गया एसआई सिस्टम में। अब सीजीएस सिस्टम में है डाइन इंटू सेंटीमीटर। डाइन इंटू सेंटीमीटर होता है अर्ग। डाइन इंटू सेंटीमीटर हम नहीं लिखते। क्यों? क्योंकि ये भी हमेशा वेक्टर के साथ लगता है, और ये जो अर्ग है ये हमेशा स्केलर के साथ लगता है।
वेक्टर टॉर्क का सीजीएस यूनिट था डाइन सेंटीमीटर, और सॉरी एसआई था न्यूटन मीटर, और सीजीएस था डाइन सेंटीमीटर किसका, टॉर्क का। लेकिन वर्क का एसआई यूनिट है जाउल और वर्क का सीजीएस यूनिट है अर्क। रीजन क्लियर हुआ क्यों हम डाइन सेंटीमीटर नहीं लिखते और क्यों न्यूटन मीटर नहीं लिखते। अगर अभी भी आपको क्लियर नहीं हुआ तो फोर्स की फर्स्ट वीडियो देखिए, ठीक है। लेकिन आपको समझ में आ गया होगा, ये आपने 9th में पढ़ा होगा। न्यूटन मीटर वेक्टर क्वांटिटी है, आपने वेक्टर क्वांटिटी के साथ हमेशा न्यूटन मीटर लगता है, और वेक्टर क्वांटिटी हमने टॉर्क पढ़ी है। तो हमने पढ़ी है कि टॉर्क न्यूटन मीटर होता है और टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी। ऐसे ही डाइन सेंटीमीटर है, डाइन सेंटीमीटर हमेशा वेक्टर के साथ लगता है, इसलिए टॉर्क की सीजीएस यूनिट क्या होती है, डाइन सेंटीमीटर। हमने पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर में। अर्क एक स्केलर क्वांटिटी है, वो वर्क की यूनिट है, और जाउल एक स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर के साथ लगती है, इसलिए वो वर्क की। जितनी भी वेक्टर क्वांटिटी हैं उनके साथ अर्क और जाउल नहीं आता, इसलिए वर्क के साथ आता है, क्योंकि वर्क क्या है, स्केलर क्वांटिटी। टॉर्क क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी, इसलिए इनकी यूनिट्स न्यूटन मीटर और डाइन सेंटीमीटर। हम वर्क में न्यूटन मीटर और डाइन सेंटीमीटर नहीं लिखते, ठीक है। अब रीजन क्लियर होगा क्यों क्यों नहीं लिखते, क्योंकि ये हमेशा वेक्टर के साथ लगता है और ये भी हमेशा वेक्टर के साथ लगता है, एंड वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी, इसलिए हम नहीं लिखते, ठीक। अब बात आती है, हमने यूनिट्स भी देख लिए, अब इनके बीच में रिलेशनशिप भी देख लेते हैं। रिलेशनशिप बिटवीन द सीजीएस एंड एसआई यूनिट ऑफ वर्क। देखिए 1 जॉल इज इक्वल टू 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। बात सही है, न्यूटन मीटर ही तो होता है। जब 1 न्यूटन मीटर होता है 10⁵ डाइन, और 1 मीटर होता है 10⁵2 सेंटीमीटर। बेस सेम है, पार्ट्स ऐड हो जाएंगी, 10⁵7 डाइन सेंटीमीटर। डाइन सेंटीमीटर तो हमने लिखना ही नहीं, हमने क्या लिखना है, अर्क्स लिखने हैं हमने, इसलिए इनके एसआई यूनिट, ये क्या है एसआई यूनिट और ये क्या सीरीज यूनिट, इनके बीच में ये रिलेशनशिप है, 1 जॉल इज इक्वल टू 10⁵7 अर्क्स, ठीक है। अब बात आती है वर्क। वर्क कितने प्रकार का होता है, एक होता है पॉजिटिव वर्क, एक होता है नेगेटिव, एक होता है जीरो, ठीक है। एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव, एक होता है जीरो। पॉजिटिव की कंडीशन क्या है, आपसे पेपर में पूछेंगे, व्हेन द वर्क डन इज पॉजिटिव, व्हेन द वर्क डन इज नेगेटिव, व्हेन द वर्क डन इज जीरो। सबसे पहले जीरो की बात करते हैं। वर्क डन जीरो तब होगा जब थीटा 90 डिग्री होगा, यानी कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का थीटा 90 होगा। और एक और कंडीशन है, या तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगी। एग्जाम्पल समझते हैं, आपने पढ़ा है कि न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, ठीक है। या आप किसी भी और एग्जांपल कर लो, मान लो ये एक अर्थ है, ये अर्थ है, ठीक है, इसके अराउंड सन रिवॉल्व कर रहा है, सन इसके अराउंड सन, सॉरी सन के अराउंड अर्थ रिवॉल्व कर रही है, सॉरी गलती होगी यहाँ पर, सन के अराउंड अर्थ रिवॉल्व कर रही है, ठीक है, सन के अराउंड रिवॉल्व कर रही है। तो मान लीजिए, तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जीरो ही तो होगा। ये इस ऑर्बिट में घूमते हुए वापस वहीं आती है, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया। लेकिन मानिए एक बार के लिए मान लीजिए अर्थ यहां पर आकर रुक गई, तो क्या हम उसका वर्क डन पॉजिटिव मानेंगे, उसका वर्क डन होगा। देखिए अर्थ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में रिवॉल्व करी जा रही है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, अगर आपको नहीं पता मेरी वीडियो देखो, डिस्क्रिप्शन में लिंक। अर्थ के ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स लगती है, क्योंकि ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में कांस्टेंट स्पीड से रिवॉल्व कर रही है, ठीक है। एक तो फोर्स ये लगती है, और डिस्प्लेसमेंट इसका हर एक इंस्टेंट पे चेंज होता है, हर एक इंस्टेंट पे इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, चेंज होता है। तो इनके बीच का 90 डिग्री थीटा नहीं आ गया,
ये फोर्स लग रही है, ये डिस्प्लेसमेंट है, इनके बीच का थीटा 90 आ गया, थीटा 90 आ गया तो वर्क डन 0। और अगर इस हिसाब से भी देखोगे कि वो रिवॉल्व करके वापस आती है तो डिस्प्लेसमेंट 0, उस हिसाब से भी वर्क डन 0। ठीक, समझ आ गया। अब आती है पॉजिटिव वर्क डन। कब होता है पॉजिटिव वर्क डन? वर्क का फॉर्मूला होता है एफ एस कॉस थीटा, अभी बताया था कॉस थीटा। एक बात समझिए कि जब थीटा 0 डिग्री होगा ना तो वर्क डन मैक्सिमम होगा। ये क्वेश्चन आता है, व्हेन द वर्क डन इज मैक्सिमम व्हेन थीटा इज 0। थीटा 0 से क्या हो जाता है? थीटा 0 से हो जाता है, थीटा 0 होगा तो थीटा में 0 डालो, cos 0, cos 0 क्या होता है 1, तो वर्क डन क्या आ गया एफ एस। ये आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा है, छोटी क्लासेस में आपको हमेशा थीटा 0 दिया गया होता था, इसीलिए cos थीटा 0, इसीलिए 1, इसीलिए एफ एस। आप समझ आया आपको छोटी क्लासेस में ये क्यों पढ़ाया गया है ना? अब समझ आया आपको। तो थीटा 0 होगा तो वर्क डन मैक्सिमम होगा। जैसे जैसे आप थीटा की वैल्यू बढ़ाते जाओगे 1 2 3 4 एंड सो ऑन, तो cos थीटा की वैल्यू बढ़ेगी, cos थीटा की वैल्यू छोटी होती जाएगी, सॉरी, cos थीटा 1, cos थीटा 2, cos थीटा 3, cos थीटा 4, ऐसे ऐसे आप बढ़ते जाओगे तो यहाँ पर वैल्यू कम होती जाएगी, यहाँ पर वैल्यू इसकी कम होती जाएगी, इसीलिए वर्क डन की वैल्यू भी कम हो जाएगी। क्योंकि यहाँ की वैल्यू कम होगी तो कम वैल्यू मल्टीप्लाई होकर कम ही वर्क डन देगी। ठीक है, एग्जाम्पल, सॉरी अभी तो मैंने मैक्सिमम वर्क डन ही बताया। पॉजिटिव वर्क डन कब होता है? मैक्सिमम वर्क डन पॉजिटिव ही होता है। जब मैक्सिमम वर्क डन होगा तो वो पॉजिटिव ही होगा, क्योंकि पॉजिटिव में ही मैक्सिमम वर्क डन होगा ना, ये तो आपको तो पता ही है। पॉजिटिव वर्क डन जब थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 डिग्री हो या लेस देन 90 डिग्री। जब थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 डिग्री हो और लेस देन 90 डिग्री हो। जब इक्वल टू 0 हो जाए तब मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम भी पॉजिटिव ही होगा, साफ सीधी बात है। ठीक है, थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाए या लेस देन 90 डिग्री हो जाए। अब इसका एग्जांपल मान लीजिए आपने कूली को देखा है, कूली वेट रेस करता है, फोर्स ऊपर लगाता है और उस बॉडी का डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर होता है। वर्क दो चीजों पर डिपेंड करती है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। फोर्स भी ऊपर लग रही है और डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर हो रहा है, इनके बीच का थीटा क्या होगा? कुछ भी नहीं हुआ, 0। इसीलिए थीटा इक्वल टू 0 पॉजिटिव वर्क है। ओके, पॉजिटिव वर्क है। मान लो ये एक बॉल है, ये फ्रीली फॉल कर रही है, ठीक है, तो ये जो ग्रेविटी की फोर्स है, ये से ग्रेविटी की फोर्स भी नीचे लग रही है और डिस्प्लेसमेंट भी नीचे हो रहा है, इनके बीच का थीटा क्या हो गया? 0, पॉजिटिव वर्क डन। ओके, ठीक है। नेगेटिव वर्क डन कब होगा? नेगेटिव वर्क डन तब होगा, ये लिख लीजिए, आप नोट कर लीजिए, जब थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री हो और लेस देन इक्वल टू 180 डिग्री। ग्रेटर देन 90 डिग्री हो और लेस देन इक्वल टू 180 डिग्री हो। अब ऐसा किस केस में हो सकता है? एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल मान लीजिए कि एक बॉल है, ये मैंने फोर्स लगाकर ऊपर फेंकी, फोर्स लगा के बॉल ऊपर फेंकी, डिस्प्लेसमेंट ऊपर हुआ। अगर मैं इस फोर्स की बात करूं, तो वर्क डन क्या है? पॉजिटिव। थीटा क्या है? 0, कुछ भी नहीं। लेकिन अगर मैं ग्रेविटी की फोर्स की बात करूं, देखिए साफ सीधी बात है, मैंने बॉल को ऊपर फेंका, 2 फोर्स लगाई, एक तो मैंने ऊपर लगाई, एक जो नीचे लग रही है ग्रेविटी की वजह से। अगर मैं ग्रेविटी की फोर्स का वर्क डन निकालूं तो वह नेगेटिव आएगा, क्योंकि ग्रेविटी की फोर्स नीचे लगती है और डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है? ऊपर। इनके बीच का थीटा क्या हो गया? 180 डिग्री। 180 डिग्री हो गया तो नेगेटिव वर्क डन। ठीक है, तो आपको जब भी क्वेश्चन आए तो आपने देखना है कि किस फोर्स का वर्क डन पूछा होगा। अगर इस फोर्स का वर्क डन जो हमने अप्लाई करी उस फोर्स के हिसाब से पूछा है तो हमारा वर्क डन पॉजिटिव है। क्यों? क्योंकि थीटा 0 है। अगर इस फोर्स के हिसाब से पूछा है तो वर्क डन नेगेटिव है, क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में 180 डिग्री बन गया। ओके, ठीक।
अब जीरो वर्क डन में एक और बढ़िया एग्जांपल आता है कूली का, जो कि बोर्ड में कभी कभार आ जाता है, वो समझिए। मान लीजिए ये कूली खड़ा है, सर पे वेट रखे हुए, ठीक है, ये कूली है, ये कूली है, सर पे वेट रखे हुए खड़ा है, खड़ा है तो जीरो वर्क डन होगा, डिस्प्लेसमेंट जीरो है, डिस्प्लेस ही नहीं कर रहा। अगर मान लो डिस्प्लेस भी करता है तो ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी नीचे लगती है वेट की, वेट नीचे आना चाहेगा, फोर्स ऑफ ग्रेविटी से खींचेगी, और इसका डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रहा है, इधर आगे चली जा रहा है। तो फोर्स ऐसे लग रही, डिस्प्लेसमेंट ऐसे हो रही, तो 90 डिग्री बन गया, वर्क डन जीरो। तो कूली अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी कोई काम नहीं करता। फोर्स ऑफ ग्रेविटी कहाँ लग रही, फोर्स ऑफ ग्रेविटी ये लग रही, इनके बीच में 90 डिग्री बनता है। अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी नहीं करता, लेकिन वो वर्क पता कहाँ करता है। मान लीजिए इसका डिस्प्लेसमेंट ऐसे हो रहा है, आगे चली जा रहा है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इसे अपोज करेगी, थीटा क्या बन गया 90 डिग्री। देखिए समझिए, डिस्प्लेसमेंट आगे हो रहा है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एंगल 180 डिग्री, नेगेटिव वर्क डन कर रहा है, अभी भी नेगेटिव वर्क डन कर रहा है, समझ आया। तो मैंने आपको दो चीजें बताई, आपको पता होना चाहिए किस फोर्स के रिस्पेक्टिव में आपको वर्क डन पूछा है, उस रिस्पेक्टिव में ही आपने आंसर देना है, ठीक। अब एक और बात मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा, वर्क के दो फॉर्मूलाज होते हैं, एक तो एफ एस कॉस थीटा जो हमने 10th में भी पढ़ा अभी अभी, और एक और होता है एम जी एच, वर्क इज इक्वल टू एम जी एच। ये तब लगता है जब फोर्स ऑफ ग्रेविटी होती है, ये वर्क डन, ये हम फॉर्मूला तब यूज करते हैं जब फोर्स ऑफ ग्रेविटी हो। मान लो ये एक बॉल एक बिल्डिंग में पड़ी है, ये एक्चुअली पता है किसका फॉर्मूला होता है, ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है। पोटेंशियल एनर्जी वो एनर्जी है जो कि कोई बॉडी पोजेस करती है हाइट पे होने की वजह से। तो ये बॉल हाइट पर है, तो इसके अंदर क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। क्यों है, क्योंकि ये हाइट पर है, कोई भी हाइट पर है ये, इसीलिए इसके पास पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है, वर्क डन। लेकिन हम एक और व्यू से भी देख सकते हैं, एनर्जी क्या है, एनर्जी इज अ फॉर्म ऑफ वर्क, एनर्जी इज अ फॉर्म ऑफ वर्क, ये बात याद रखना, ये कैलोरीमेट्री मतलब काफी सारे चैप्टर्स में काम आएगी। एनर्जी इज ए फॉर्म ऑफ वर्क, एनर्जी एक वर्क का फॉर्म है, इसीलिए हम इसे mgh लिख देते हैं, और फोर्स ऑफ ग्रेविटी पोटेंशियल एनर्जी पर लगती है, इसलिए भी हम इसे लिख देते हैं mgh। अभी इसे मैं प्रूफ करके भी दिखाता हूं आपको mgh कैसे है। वर्क इज इक्वल टू mgh, mg इंटू h। mg किसका फॉर्मूला है, फोर्स का, h क्या होगी, एक तरह से डिस्प्लेसमेंट होगी, वही बन गया। लेकिन ऐसे थोड़ा ना प्रूफ करेंगे, ऐसे प्रूफ करेंगे, ये बिल्डिंग थी, ये बॉल थी, ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी थी, और ये हाइट थी। तो हाइट क्या होगी, हाइट क्या होगी, एक तरह से डिस्प्लेसमेंट होगी, और ये फोर्स क्या होगी, mg, फोर्स का फॉर्मूला होता है mg। तो mg इंटू s, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क क्या आ गया, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, हो गया प्रूफ। आसान था। हम दो तरीके से इसे लिख सकते हैं, जब भी वर्क इज इक्वल टू mgh है तो आपसे फोर्स ऑफ ग्रेविटी के बारे में ही पूछ रहा होगा, फोर्स ऑफ ग्रेविटी के वर्क डन के रेस्पेक्टिव में पूछ रहा होगा, ये बात मेरी याद रखना। जब भी वर्क इज इक्वल टू mgh है तो आपको वो किस फोर्स के रिस्पेक्टिव में पूछ रहा है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। फोर्स ऑफ ग्रेविटी के वर्क डन का फॉर्मूला है mgh, आप समझ आया होगा। फोर्स ऑफ ग्रेविटी के वर्क डन का फॉर्मूला है mgh, और mgh
पोटेंशियल एनर्जी का भी फॉर्मूला है और एनर्जी इज ए फॉर्म ऑफ वर्क, इसलिए भी हम mgh लिख सकते हैं, दो तरीके से लिख सकते हैं। ओके, तो मैंने वर्क के बारे में सारी चीज़ें, ऑलमोस्ट सारी चीज़ें बता दी, लेकिन आपको यूनिट्स क्लियर होनी चाहिए कि हमने जाउल क्यों लिखा, न्यूटन मीटर क्यों नहीं लिखा, वो आपको बात क्लियर हो गई होगी। अब कुछ बिगर यूनिट्स भी हैं, जैसे कि किलो जाउल, मेगा जाउल, गीगा जाउल। ये क्या होती है? ये होती है 10⁻³ जाउल, ये होती है 10⁻⁶ जाउल, ये होती है 10⁻⁹ जाउल। ये बिगर यूनिट्स होती हैं। ये क्या होती हैं? बिगर यूनिट्स ऑफ वर्क। ये थोड़ा दिमाग में रखना, ठीक है। किलो जाउल क्या होता है? 10⁻³ जाउल, मेगा जाउल 10⁻⁶ जाउल, गीगा जाउल 10⁻⁹ जाउल, ठीक है। ये बिगर यूनिट्स हैं। तो मैंने सारी चीज़ें आपको वर्क के बारे में बता दी। अगली वीडियो में मैं पावर और एनर्जी के ऊपर बनाऊंगा। पावर और एनर्जी ख़त्म करते ही मैं न्यूमेरिकल्स पर आऊँगा। कंसाइज सेलिना से हम न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है। तो ये वीडियो आप अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर करना, क्योंकि 10th है यार, मजाक नहीं है। ओके, ठीक है, ये बात थोड़ी दिमाग में रख के चलना, 10th है, मजाक नहीं है। क्लासमेट्स का भी थोड़ा भला हो, आपका भी भला हो, मैं तो यही चाहूँगा, ठीक है। तो अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर करना ताकि उनको भी ये लेक्चर्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिल सके, ठीक है। आज के लिए चलते हैं, अगली वीडियो मैं शॉर्टली डाल दूंगा। ओके, टेक केयर, बाय बाय।